हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयान अपने टीचर को बचाने के लिए उनके ड्रेन्ड सोल को रिस्टोर करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को लेकर बोन माउंटेन रेंज के लिए निकल जाता है, वो भी सोल ओरिजिनल फ्रूट को ढूंढने के लिए। फिर जब वो बोन माउंटेन रेंज पर पहुंच जाता है, उसको पता चलता है वाइंड थंडर पाविलियन ने उनके फॉलिंग स्टार पाविलियन के डिसाइबलों के ऊपर हमला कर दिया है। अब ये सुनने के बाद कुछ चीजों को डिस्कशन करके शोयान निकल जाता है वाइंड थंडर पवेलियन के पास। उसके बाद वो अपने सारे एनिमीज को वहीं पर एलिमिनेट करके वाइंड थंडर पवेलियन को वहां से निकाल देता है। फिर शोयान अपने फॉलन स्टार पवेलियन के पुराने कैंप को रिक्लेम कर लेता है। उसके बाद सब वहीं पर वेट करने लगते हैं एंशिएंट रूइन का ओपन होने का। लेकिन उसी रात को जियान के ऊपर सडनली कोई एक मिस्टीरियस पर्सन ने हमला कर दिया था और शोयान जब वो मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर हमला करता है, वो मिस्टीरियस पर्सन काफी इजीली शोयान के चंगुल से एस्केप हो जाता है, वो भी अपनी कुछ सोल परसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। अब यहीं से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का 135th एपिसोड। अब सुबह होने के बाद हमें फॉलन स्टार पवेलियन के सोल्जर्स डिसाइबल्स को दिखाया जाता है, जो कि आसपास के जगह के ऊपर निगरानी रख रहे होते हैं। इसी टाइम पर एंशिएंट रूइन के लोकेशन से कुछ लाइट आसमान की तरफ थ्रो होते हैं, जिसे देखकर शोयान भी एकदम से चौकन्ना हो जाता है और उसके पीछे उसके सारे दोस्त और फॉलन स्टार पवेलियन के कुछ डिसाइबल प्रेजेंट हो जाते हैं। अब पीछे से एल्डर हु शोयान को बोलते हैं एंशिएंट रूइन का सील टूट चुका है, जिसके चलते एंशिएंट रूइन अब ओपन हो चुका है। अब ये चीज को सुनने के बाद बहुत सारे बंदे जो इधर उधर मंडरा रहे होते हैं, वो लाइटनिंग स्पीड से एंशिएंट रूइन की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे आसमान पर सिर्फ लाइट ही चमक रहे होते हैं तारे की तरह। अब ये देखकर शोयान कूदते हुए एल्डर हु के सामने आता है और उन्हें बोलता है, एल्डर हु, एंशिएंट रूइन का जर्नी बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ बहुत कम बंदे चले। अब शोयान के साइड में फॉलन स्टार से आए हुए उसके साथ उसके सारे दोस्त प्रेजेंट हो जाते हैं और शोयान बोलता है और कुछ लोग यहीं पर ही रुक जाइए। तो ये सुनकर एल्डर हु शोयान के सामने ग्रेट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है यंग पाविलियन मास्टर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनने के बाद शोयान अपने सारे दोस्तों को बोलता है, चलो चलते हैं। अब शोयान के पीछे उसके सारे दोस्त उड़ते हुए लाइटनिंग स्पीड से वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है एंशिएंट रूइन के ऊपर, जो कि दिखने में सच में बेहद खूबसूरत और यूनिक था। अब वहाँ पर हमें एंशिएंट फोनिक्स क्लैन के बहुत सारे बंदे दिखाए जाते हैं और साथ ही साथ वाइंड थंडर पवेलियन के बंदे भी वहीं पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब वाइंड थंडर पवेलियन के चीफ बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था फोनिक्स ड्राइव के एल्डर हुआंग शुआन भी यहाँ पर इस बार ही आने वाले हैं। ये सुनकर एल्डर हुआंग शुआन भी बोलते हैं, मैंने भी नहीं सोचा था थंडर पवेलियन के बंदे यहाँ पर आने वाले हैं और मुझे नहीं पता था वाइंड थंडर पवेलियन के बंदे इतने साहसी हैं। ये सुनकर वाइंड थंडर पवेलियन के चीफ फेंग बोलते हैं, मुझे डर है कहीं आपके यहाँ पर प्रेजेंट होने के बाद हमारा वाइंड थंडर पवेलियन कहीं यहाँ से खाली हाथ ना लौटे। इसी टाइम पर उन सब के सामने एंट्री होता है हमारा हीरो शोयान का और उसके साथ उसका पूरा टोली का। और शोयान को वहाँ पर देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदे भौचक के रह जाते हैं। अब शोयान मन ही मन सोचता है, एंशिएंट फोनिक्स ड्राइव, आइस रिवर वैली, वाइंड थंडर पवेलियन और शोमिंग सेट, बाप रे बाप, मेरे पूरे एनिमी का गैंग एक हीरो पे खड़ा हुआ है। इसी टाइम पर फोनिक्स ड्राइव की एक लड़की बोलती है, शोयान, तुम्हें देखे हुए सालों हो गए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा एक वेस्टेज बंदा कभी डाउ जोन पर ब्रेक थ्रू कर भी लिया है। ये सुनने के बाद जियान को आता है गंदा वाला गुस्सा, तो वो आगे आकर बोलती है, अगर मैं हेवनली डेवन फोनिक्स क्लैन के बारे में बात करूँ तो वो लोग मेरे आंखों के सामने चींटी बराबर हैं और तुम लोग तो सिर्फ एक स्टिंकी बार्स हो, तो इतना ज्यादा फालतू की बातें मत करो। ये सुनकर फोनिक्स ड्राइव की उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो जियान को उंगली करते हुए बोलती है, कौन हो तुम जिसने की मेरे साथ इतना एरोगेंट तरीके से बात करने की कोशिश की, बिंदी सी बच्ची, तो थोड़ा ज्यादा ही बकबक कर रही है। अब ये सुनने के बाद वो फोनिक्स ड्राइव की लड़की के पीछे से उसका भाई बाहर आकर बोलता है, इसके बात को इग्नोर करो, आज के बाद सबको पता चल जाएगा हमारा क्लान कैसा है। अब ये बातों को सुनकर क्विंगर खुश हो जाती है और सामने से उसका भाई बोलता है, तुम शायद शोयान ही हो ना जिसके पास मेरे क्लान का ब्लड एसेंस मौजूद है। अगर तुम सेंट्रल प्लेस में रहते हो तो फिर शायद ही मैं वहाँ पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जबकि तुम मेरे एरिया पर आए हो तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शोयान काफी एरोगेंट तरीके से बोलता है,
तुम अपना ये डाउजुन का सेकंड लेवल के स्ट्रेंथ को लेकर मेरे सामने ज्यादा बकवास कर रहे हो। ये सुनकर सामने से कुइंगर का भाई बोलता है, तुम्हारा मुंह थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है, एकदम कैंची की तरह। अब इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है एल्डर फेंग के ऊपर। अब वो हेवनली डेमन फोनिक्स क्लैन और श्रैन के बीच की दुश्मनी को देखकर मन ही मन बात करने लगता है कि इन दोनों के लड़ाई के बीच में मैं शोयान से अपना बदला ले सकता हूँ। अब इसी टाइम पर शोमिंग सेट का एक एल्डर भी सोचता है, ध्यान टावर के बंदे इसको वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो ध्यान पगोड़ा के एक भी बंदा प्रेजेंट नहीं है, तो मैं देखता हूँ ये मेरे हाथों से कैसे यहाँ से बच के जाता है। इसी टाइम पर आसमानों से बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर ट्यांग आकर बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, एंशिएंट रिलिक इतना ज्यादा लाइवली हो गया है। अब बर्निंग फ्लेम वैली के सारे बंदे श्रैन के साइड में ही प्रेजेंट हो जाते हैं। अब वो लोग प्रेजेंट होते ही मिस हुई श्रैन को देखकर काफी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, शोयान क्या तुम सच में यहाँ पर आए हो? इसी टाइम पर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ मास्टर टैंग भी बोलते हैं, अरे यंग फ्रेंड शोयान, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, आई होप तुम अच्छे होगे। अब शोयान भी मास्टर टैंग के तरफ आगे जाते हुए बोलता है, शोयान आपको रिस्पेक्ट देता है। ये बोलते ही वो उनको ग्रेट करने लगता है। अब पीछे से श्रैन के सारे दोस्त मास्टर टैंग को ग्रेट करते हैं। इसी टाइम पर मास्टर टैंग शोयान के ऑरा को सेंस करते हुए काफी सरप्राइज होकर बोलते हैं, तुम 2 साल के अंदर अंदर ना ही बिल कॉन्फ्रेंस को जीता है, उसके साथ ही साथ तुमने डाउजन लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर दिया है। सच में क्या स्पीड है तुम्हारा, इस स्पीड के चलते तो तुम सबको बहुत पीछे छोड़ दोगे। ये सुनकर शोयान शर्मा जाता है। अब जो बंदे श्रैन के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जब उनको शोयान का असली पहचान के बारे में पता चलता है, वो सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो लोग प्राइवेटली कॉन्वर्सेशन करने लगते हैं कि क्या ये लड़का सच में ध्यान कॉन्फ्रेंस का चैंपियन शोयान है? मुझे नहीं लगा था इस लड़के के अंदर इतना ज्यादा मॉन्स्टरियस टैलेंट कूट कूट कर भरा है। अब शोयान इधर मास्टर टैंग को बोलता है, वो तो मेरा बस लक अच्छा था इसीलिए ये सब हो गया। ये सुनकर मास्टर टैंग हंसते हुए बोलते हैं, सच में तुम में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अब शोयान बोलता है, सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ पर आएंगे। अब आपको यहाँ पर देखकर मुझे लग रहा है सच में ये एंशिएंट रिलिक बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब सामने से मास्टर टैंग श्रैन की बातों को सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, अरे ये डाओ शिंग लेवल का रिलिक है और ऐसे एंशिएंट रिन एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, और मैंने सुना है र्यूमर्स के हिसाब से इसके अंदर हेवनली डाओ टेक्निक्स भी प्रेजेंट होने वाले हैं, तो नेचुरली मैं अपने पूरे टोली को लेकर यहाँ पर आ गया। इसी टाइम पर मास्टर टैंग श्रैन को बोलते हैं, मुझे तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नजर नहीं आ रहा। तो अब वो पीछे मुड़कर सबको अलर्ट करते हुए बोलते हैं, सुन लो तुम सब, यंग फ्रेंड श्रैन की तरफ सब काइंडनेस भरी नजरों से देखो, नहीं तो अगर किसी ने भी उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश भी की तो वो हमारे बर्निंग फ्लेम वैली का दुश्मन बन जाएगा, और ये सारी चीजें खत्म होने के बाद मैं पर्सनली खुद आकर उसका हिसाब किताब करूंगा। अब ये बातों को सुनने के बाद फोनिक्स ट्राइब के एक एल्डर बोलते हैं, अगर बर्निंग फ्लेम वैली के बंदे शोयान को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमारे लिए डिफिकल्टीज बढ़ सकती है शोयान को मजा सिखाने में, और वैसे भी हमारा यहाँ आने का पर्पस कुछ और ही था, तो चलो हम अपने गोल को ही अचीव करते हैं। ये सुनने के बाद कुइंगर का भाई गुस्से से बोलता है, सच में तुम्हारा किस्मत आज थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम अपना ये मैटर को बाद में कभी अच्छे तरीके से सेटल करेंगे। अब सीन चेंज होकर आता है वाइन थंडर पवेलियन के चीफ फेंग के ऊपर। वो भी अपने हाथों को पीसते हुए अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा बर्निंग फ्लेम वैली के साथ बिल्कुल भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अब मास्टर टैंग का इसी बातों को सुनकर श्रैन उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर टैंग आपके ये हेल्प के लिए। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान महसूस करता है वो एंशिएंट रुइन एकदम से हिलने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है एंशिएंट रुइन के ऊपर जो पावरफुल शील्ड लगा था वो अपने आप ही ब्रेक होने लगता है। ये देखकर मास्टर टैंग बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, तो फाइनली ये शील्ड अब टूटने की कगार पर है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है कुछ सोलो इंडिविजुअल्स चिल्लाते हुए बोलते हैं, चलो हम चलते हैं, हम जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी इसके अंदर जितना भी यूनिक ट्रेजर से हम हासिल कर पाएंगे। अब वो लोग जैसे ही उड़ते हुए आगे जाते हैं, हमें दिखाया जाता है वो एंशिएंट सील चूर चूर होने के साथ साथ उनका बॉडी भी वहीं पर एक्सप्लोड हो जाता है। अब ये देखकर शोयान सारे स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शंस अपने सामने एक पावरफुल बैरियर को क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते एंशिएंट रुइन का वो जो शील्ड टूट रहा था उसके पावरफुल होने की वजह से उन लोगों को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि शील्ड यूज
करने के बावजूद भी वहाँ पर एक्सप्लोड हो गए। और कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर प्रेजेंट हुए बहुत सारे चुंदू पुंदू स्ट्रेंथ के बंदे मर जाते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद जैसे ही आसपास का सिचुएशन नॉर्मलाइज होता है, वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शंस अपने सामने से पावरफुल शील्ड को हटा देते हैं। इसी टाइम पर फोनिक्स ट्राइब की क्विंगर अपने एल्डर के पीछे से बाहर आते हुए बोलती है, सच में ये तो टेरिफाइंग स्पेटिकल शील्ड है जो कि पता नहीं कितने सालों से बंद था, जिसके वजह से हम लोग के सामने इतना ज्यादा टेरिफाइंग सिनारियो क्रिएट हो गया। अब सच में लग रहा है ये एक डाउशिंग बंदे का बनाया हुआ एंशिएंट रिलिक है। अब इसी टाइम पे वहाँ प्रेजेंट हुआ हर एक बंदा देखता है वो एंशिएंट रूइन के एंट्रेंस पर जो मूर्तियाँ खड़ी थी उनके अंदर एकदम से जान आने लगता है। अब वो लोग एकदम से ही पावरफुल पपिट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये देखकर शोयान सरप्राइज होकर बोलता है पपिट, और उन सारे पपिट के अंदर पीक डाओशोंग लेवल का स्ट्रेंथ है, मतलब पीक 8th लेवल का स्ट्रेंथ है, और ये पक्का एक डाओशिंग लेवल का सीनियर का बनाया हुआ पपिट है। अब शोयान के मुंह से ये सारी बातों को सुनकर मास्टर टियानहुई बोलते हैं, जिन बंदों के स्ट्रेंथ डाओजोंग से कम है वो लोग बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है ये रिलिक के अंदर एंटर करने के लिए। अगर वो लोग ये रूइन के अंदर एंटर करने की कोशिश भी करेंगे उनका मौत पक्की है। ये सुनकर शोयान बस हाँ में अपने सर को हिलाता है। अब इसी टाइम पर यार्थ शुआन सेटकाई किल्डर जैसे ही उन पपिट के ऊपर हमला करने के लिए उठते हुए जाते हैं, वो जाते जाते बोलने लगते हैं कि इतने सारे कमजोर पपिट आखिर क्या ही करेंगे, उनको तो मैं चुटकी बजाते ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इधर पपिट भी अपने सामने से ही किसी को आते हुए देख उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो यार्थ शुआन सेट का वो एल्डर काफी इजीली वो पपिट को हराकर जमीन पर बहुत पीछे खिसका देते हैं। उसके बाद और एक दूसरा पपिट उनके ऊपर हमला करता है। अब एक के बाद एक बहुत सारे पपिट उन एल्डर के ऊपर हमला करता है। तो ये देखकर वो यार्थ शुआन सेट के एल्डर बोलते हैं, अरे डाओजोन स्ट्रेंथ में इत्तू से पपिट मेरा क्या ही करेंगे, ये लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोलकर वो एकदम से स्पीडली उन सारे पपेट के ऊपर हमला कर देते हैं, और जहाँ जहाँ उनका पेट टच होता है वहाँ का स्पेस एकदम से हमें फटते हुए दिखाई देता है। और सच में उन एल्डर की बातों के अनुसार वो काफी इजीली वो सारे पपेट को अपने मुक्के से लात से हरा देते हैं। अब एक के बाद एक सारे पपेट खिसकते हुए जमीन पर गिरते हैं और आसपास की नजारा सिर्फ धुआं धुआं में भर जाता है। अब सारे पपेट्स को हराने के बाद वो यार्थ शुआन सेट के एल्डर जैसे ही खुश हो रहे होते हैं, उनके सामने दोबारा से सारे पपेट्स एकदम चकाचौक होकर खड़े हो जाते हैं। तो ये देखकर वो एल्डर थोड़ा बहुत तो डर जाते हैं। अब सामने हमें दिखाया जाता है वो 11 पपेट एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके अपने बीच में एक पपेट को रखते हैं, और बाकी के 10 पपेट अपने सारे एनर्जी को उसी 11th पपेट के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो पपेट के बॉडी में थंडर के जैसा पावर दौड़ने लगता है। ये देखकर शोयान काफी सरप्राइज हो जाता है, और अब वो मन ही मन बात करता है, सच में ये सारे पपेट्स मिलकर एक इवॉल्व फॉर्मेशन को क्रिएट करती है, जिसके चलते इनको जो लीडिंग कर रहा है वो पपेट इवॉल्व होके डाउजोन के 2 स्टार के स्ट्रेंथ को अभी के लिए पोसेस करने लगा है। और ये जो यार्थ शुआन सेट के एल्डर हैं ये अभी के लिए बहुत बड़े खतरे में हैं, और ये पपेट ने उनके हर एक अटैक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। अब सीन चेंज होकर आता है उन्हीं यार्थ शुआन सेट के एल्डर के ऊपर, जो कि अब क्या करे समझ नहीं पाते। इतने में ही वो लीडिंग पपेट उनके ऊपर हमला कर देता है, और उसके एक ही बार से यार्थ शुआन सेट के एल्डर बहुत ही ज्यादा पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं और अपने मुंह से खांसते हुए खून को निकालते हैं। इसी टाइम पर वो बोलते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये पपेट का स्ट्रेंथ सडनली इतना जल्दी कैसे इंक्रीज हो सकता है। अब वो देखते हैं उनके सामने से वही पपेट काफी स्पीडली उनके ऊपर हमला करने के लिए आता है। अब कुछ टाइम पहले वो जैसे पपेट के ऊपर लातों घूसों की बरसात कर रहे थे, वो पपेट उनके ऊपर वैसे ही लातों घूसों की बरसात कर देता है। अब चाहकर भी वो खुद को बचा नहीं पा रहे थे। अब ये देखकर हर एक बंदा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन इसी टाइम पर शोयान सोचता है, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुए 11 पपेट को अपने कंट्रोल में ला पाया तो फिर मेरा डेमन पपेट ये फॉर्मेशन को क्रिएट करके हेवनली डेमन पपेट में ट्रांसफर हो सकता है, और वो डाउजोन के 5 स्टार बंदों के अगेंस्ट में लड़ सकता है, मतलब 9 स्टार के 5 स्टार बंदों के साथ। तो मुझे आजमाना चाहिए, क्या पता मैं ये सारे पपेट्स को अपने कंट्रोल में ला सकूं। अब शोयान अपने फायदे के बारे में सोचते सोचते सीनियर यार्थ शुआन सेट को सहारा देता है और उनके पास पहुंचकर बोलता है, सीनियर मुझे आपका कुछ हेल्प चाहिए जिसके चलते मैं ये सारे पपेट्स को रोक सकूं। तो आप थोड़े टाइम के लिए ये लीडिंग पपेट को कंट्रोल करके रखिए और उस टाइम के अंदर मैं बाकी के पपेट्स को संभालता हूँ। ये बोलते ही शोयान उड़ के वहाँ से
चला जाता है। अब जैसे ही सामने से वो लीडिंग पपेट को वो सीनियर देखते हैं अपने ऊपर हमला करते हुए, वो अपने एक फॉर्मेशन का क्रिएट करते हुए उस लीडिंग पपेट को अपने फॉर्मेशन के अंदर शील कर देते हैं। और इसी टाइम पर वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, छोटे भाई तुमको जल्दी करना होगा, मैं ज्यादा टाइम के लिए इसको रोक कर नहीं रख सकता। अब सचमुच हमें वो लीडिंग पपेट के चारों तरफ जो शील होता है उसमें क्रैक आते हुए दिखाया जाता है। अब इधर शोयान उठते हुए वो लीडिंग पपेट का जगह पर प्रेजेंट होकर अपने सर से अपने कुछ शोरे को वो बाकी के 10 पपेट के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। ये देखकर क्विंगर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो बोलता है, क्या ये लड़का सच में ये पपेट को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है और अपने सोल एसेंस को इनके अंदर डालना चाहता है। इसी टाइम पर उसके साइड में प्रेजेंट हुआ उसका भाई बोलता है, चिंता मत करो क्विंगर, अगर हम ये पपेट को हासिल नहीं कर सकते तो हम शोयान को भी इसे हासिल करने नहीं देंगे। अब ये बोलते ही काफी स्पीडली शोयान के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन जस्ट वो शोयान के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, उसके पावरफुल पंच को शोयान का स्काई डायमंड पपेट रोक लेता है। अब अपने आंखों के सामने एक सिल्वर कलर का पावरफुल स्काई डायमंड पपेट को देखकर क्विंगर के भाई का तो फटके हाथ में आ जाता है। अब वो शोयान का स्काई डायमंड पपेट क्विंगर के भाई के साथ बहुत ही गंदे तरीके से लड़ने लगता है। ये देखकर फोनिक्स ड्राइव के एक बुढ़े एल्डर अपने साथ बात करते हैं, क्या ये बच्चे के पास पहले से ही इतना ज्यादा पावरफुल पपेट मौजूद है? और ये बंदा दिखने में जितना मासूम लगता है वो उतना मासूम है नहीं। अब इधर शोयान अपने सोल ओरे को वो बाकी के 10 पपेट के अंदर ट्रांसफर कर रहा था, जिसके चलते वो सारे पपेट के बॉडी एकदम से मूव करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है थोड़े टाइम के बाद शोयान सक्सेसफुली उन 10 पपेट के अंदर अपने सोल को प्लेस कर देता है, जिसके चलते वो 10 पपेट उसी के स्पेस रिंग के अंदर एंटर करने लगते हैं। और इधर जो लीडिंग पपेट था जो कि अभी भी यार्थ शुआन सेट के एल्डर के साथ लड़ रहा होता है, वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और शोयान के रिंग के अंदर घुस जाता है। लेकिन इधर शोयान का स्काई डायमंड पपेट तब से ही फोनिक्स ड्राइव के वो बंदे के साथ लड़ ही जा रहा था। अब वो फोनिक्स ड्राइव का बंदा अपने मरने के पगार पर जस्ट प्रेजेंट ही हुआ था। वो फोनिक्स ड्राइव के बुढ़ा एल्डर उसके सामने एक पोर्टल ओपन करके उसको शोयान की स्काई डायमंड पपेट के सामने से अपने पास ले आते हैं। लेकिन लड़ते लड़ते फोनिक्स ड्राइव का बंदा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और इधर शोयान का स्काई डायमंड पपेट अभी तक भी चकाचक था। इसी टाइम पर शोयान देखता है उसके पीछे से एंशिएंट रूइन का वो गेट खुलने लगता है। तो ये देखकर शोयान मास्टर टैंक को ग्रिड करते हुए बोलता है, मास्टर टैंक, मुझे आप यहाँ से जाने के लिए अनुमति दीजिए, मैं इसके अंदर पहले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर टैंक भी बोलते हैं, हाँ यंग फ्रेंड शोयान, जाइए जाइए, हम बाद में उसके अंदर ही मिलते हैं, वो भी बहुत जल्द। ये सुनकर शोयान अपने सारे दोस्तों को बोलता है, लेट्स गो। अब शोयान के सारे दोस्त वहाँ से उठते हुए जाने लगते हैं और उसके बाद शोयान का स्काई डायमंड पपेट भी वहाँ से उड़कर सीधे के सीधे शोयान के स्टोरिंग के अंदर चला जाता है। और अब पीछे से मास्टर टैंक अपने साइड में प्रेजेंट हुई मिस हाउ को बोलते हैं, चलो हम भी चलते हैं। उसके बाद एक एक करके वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक पावरफुल फ्रैक्शन एंशिएंट रूइन के अंदर एंट्री ले लेता है। अब शोयान जैसे ही एंशिएंट रूइन के गेट के अंदर एंट्री लेता है, आसपास की सिनेरियो को देखकर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ लावा होते हैं और उस रूइन के अंदर जगह जगह से बहुत सारे लावा लीक हो रहे होते हैं और वो रूइन काफी बड़ा होता है और उसके अंदर हजार हजार गेट भी होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होते। अब शोयान जैसे ही आगे अपने पाव को बढ़ाता है, उसके ऊपर लाइटनिंग स्पीड से एक लावा वार करता है। तो ये देखकर शोयान अपने चारों तरफ एक पावरफुल पिंक कलर के शेल को क्रिएट कर देता है और अपने सारे दोस्तों को बोलता है, सब प्लीज केयरफुल रहे और मेरे से थोड़ा ज्यादा क्लोज रहे। अब ये बोलते ही शोयान अपने पूरे टोली को लेकर आगे धीरे धीरे चलते हुए जाने लगता है और यही मेथड को कॉपी करते हुए हमें बाकी के फ्रैक्शंस के बंदों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। लेकिन कुछ सोलो इंडिविजुअल्स जो कि इस रूइन के अंदर आए हुए होते हैं, वो लोग ये लावा के वार की वजह से काफी इजीली मर जाते हैं। अब शोयान का पूरा पलटन इसे चलते चलते बहुत सारे पोर्टल के आर पार हो जाता है, लेकिन उनको उस एंशिएंट रूइन का एंडिंग कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब हर बारी छोटी जियान जब जब खुश होकर जिस पोर्टल के अंदर घुस रही थी, उसके अंदर भी उसको और एक दूसरा पोर्टल मिलने के अलावा कुछ और नहीं मिलता। तो वो चल चल के फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो काफी मायूस होते हुए बोलती है, अरे यार, इतना टाइम तक चलने के बावजूद हमें रास्ता नहीं मिल रहा। अब ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है, मुझे लगता है ये फायर पाथ के अंदर ही कोई बैरियर है और इसके अंदर ही कोई ना कोई चीज छुपा हुआ है और मुझे लगता है अगर हम यहाँ पर ऐसे चलते रहेंगे तो ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा और सच में
में यहाँ से निकलना काफी डिफिकल्ट है। अब शोयान ये सारी बातों को सुनने के बाद आसपास की जगह को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने लगता है। अब अचानक से उसका नजर जाता है नीचे लावा के अंदर। तो वो बोलता है भले ही ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, लेकिन मुझे लगता है ये लावा के अंदर जाना ही हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। ये बोलते ही शोयान अपने स्काई डेमन पपेट को लावा के अंदर फेंक देता है। अब वो स्काई डेमन पपेट के कॉन्सियसनेस को यूज करते हुए लावा के अंदर देखता है सचमुच लावा के अंदर ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। अब शोयान होश में आकर सबको बोलता है दरअसल असली रास्ता तो ये लावा के अंदर है और ये रास्ता सिर्फ बंदों को गुमराह करने के लिए है और नीचे जो माग्मा है उसी के अंदर ही असली एग्जिस्ट मौजूद है। तो चलो चलते हैं। ये बोलते ही शोयान का स्काई डेमन पपेट उसके रिंग में आ जाता है और शोयान अपने सारे दोस्तों की बॉडी के ऊपर अपने हेवनली फ्लेम का बैरियर क्रिएट कर देता है। तो अब वो सब उस लावा के अंदर कूदकर नीचे जाने लगते हैं। अब शोयान जैसे ही वो माग्मा से बाहर आता है उसको उस माग्मा के नीचे और एक रुइंस दिखाई देता है। ये देखकर मास्टर टियानहुई बोलते हैं किसने सोचा होगा आखिर एक डाओसेंग लेवल के एक्सपर्ट ने इतना ज्यादा मिस्टीरियस रुइन को बनाया होगा, और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता इससे माग्मा के नीचे इसका रियल पाथ होगा। अब शोयान बोलता है ये शायद असली रुइन है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भले ही बहुत सारे हेवनली डाउस्कल्स का जन्म हुआ है, लेकिन अभी के लिए हमारा प्राइमरी गोल है सोल ओरिजिनल फ्रूट। तो चलो उसे ढूंढते हैं। ये बोलते ही वो जियान की सर में अपने हाथ को फेराते हुए उसे बोलता है जियान अब आगे की चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। ये सुनकर जियान भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है हाँ ये चीजें तो मेरे लिए बहुत छोटी है। ये बोलते ही वो खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है और कुछ टाइम के बाद सूंघते सूंघते एक पोर्टल के सामने प्रेजेंट हो जाती है और अपने सारे दोस्तों को कूदते हुए बोलती है मुझे ये गेट के अंदर से मेडिसिनल हर्ब्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, चलो हम इधर ही चलते हैं। अब ये सुनकर सोयान भी काफी एक्साइटेड होते हुए अपने सारे दोस्तों को बोलता है चलो हम थोड़ा अंदर जाकर अंदर की चीजों को नजर दे के आए। अब उसके बाद शोयान जैसे ही वो गेट को ओपन करता है सामने के लाइटनिंग के वजह से शोयान का पूरा ग्रुप अपने मुंह में हाथ ले लेता है। अब जब धीरे धीरे वो उस गेट की उस साइड की चीजों को देखते हैं वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो रूइन के अंदर गेट खोलने के बाद वहाँ पर एक ब्यूटीफुल और बहुत बड़ी माउंटेन दिखाई जाती है। अब इस चीज को देखकर बियर हार्ट बोलता है अरे बाप रे बाप ये तो मेरी वान याओ माउंटेन रेंज से भी बहुत बड़ा एरिया है। अब शोयान वो माउंटेन के अंदर जाकर अपने सारे दोस्तों को बोलता है चलो चलो अब हम सब सोल ओरिजिन फ्रूट को ढूंढते हैं। अब सब उड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो सब सोल ओरिजिनल फ्रूट के पास ही प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये देखकर शोयान भी बोलता है सच में क्या वो यही प्लेस है। अब जियान भागते हुए अपने हाथों को एक जगह दिखाते हुए बोलती है वो देखो वो रहा सोल ओरिजिनल फ्रूट। ये देखकर शोयान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सोल ओरिजिन डेमन ट्री। जियान सच में तुमने कमाल ही कर दिया। इसी टाइम पर बियर हार्ट पीछे से बोलती है तो चलो हम कौन सी चीज की वेट कर रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं सोल ओरिजिनल फ्रूट को देख के लाते हैं। अब बियर हार्ट की ऐसी हरकतों को देखकर जियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो ये चीज को जब बियर हार्ट नोटिस करता है तो वो जियान के पास आते हुए बोलता है ठीक है हमें बॉस की बातों को सुनना है। इसी टाइम पर जियान बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलती है ये हेवन एंड अर्थ का एक स्पिरिचुअल आइटम है और मुझे पक्का भरोसा है इस चीज को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट गार्ड कर रहा होगा, क्योंकि ये सोल ओरिजिन फ्रूट बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है जिसके चलते हम ड्रेन्ड सोल को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस जगह को कोई गार्ड ना कर रहा हो। ये सुनकर शोयान भी अलर्ट मूड में आकर सबको बोलने लगता है जियान सही कह रही है, एवरीवन आसपास की चीजों पे नजर रखो। इसी टाइम पर हमें पानी के अंदर एक आइस ड्रैगन की झलक दिखाई जाती है। अब वो आइस ड्रैगन सीधे के सीधे अचानक से पानी से निकलकर सबके सामने दहाड़ने लगता है। तो ये देखकर जियान बोलती है अच्छा तो सोल बेबी फ्रूट को सेलेस्टियल फ्लोर ड्रैगन जो कि एंशिएंट मैजिकल बीस्ट के ट्राइब से है वो गार्ड कर रहा है, लेकिन सालों साल पहले ये ड्रैगन तो दुनिया से ऑलरेडी गायब हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर कैसे। अब ये सुनने के बाद शोयान बोलता है ये सेलेस्टियल फ्लोर ड्रैगन इसके अंदर ड्रैगन क्लैन की ही ब्लड लाइन है, तो शायद जियान तुम चाहो तो इसको अपने एंशिएंट बॉय ड्रैगन से कंट्रोल में ला सकते हो। ये सुनकर जियान भी एकदम से जोश में आ जाती है और बोलती है मेरे एंशिएंट बॉय ड्रैगन के सामने ये सारे ड्रैगन चुंदू मुंदू है। ये बोलते ही जियान उठते हुए वाइस ड्रैगन के सामने प्रेजेंट हो जाती है और वो अपनी असली ड्रैगन फॉर्म को वहीं पर डिस्पैच कर देती है और उसके पीछे
पीछे उसका एंशिएंट ड्रैगन एकदम आइस ड्रैगन के ऊपर दहाड़ने लगता है और ये देखकर वो आइस ड्रैगन एकदम से जियान के पैर के पास आ जाती है। अब जियान भी उस आइस ड्रैगन के सर को थपथपाते हुए इशारों में बोलती है, हमें वो सोल ओरिजिन फ्रूट चाहिए। अब ये देखने के बाद आइस ड्रैगन ना चाहते हुए भी अपने सर को नीचे झुका देती है। तो उस आइस ड्रैगन को इतना ज्यादा मायूस देखकर जियान बोलती है, अरे यार, इतने सालों से इस चीज को गार्ड किया है और आज हम उसके आंखों के सामने से उसको ले जाएंगे, इसको बुरा नहीं लगेगा? तो इसके बदले क्या हम इसे कुछ दे सकते हैं? ये सुनकर शोयान उठते हुए जियान के साइड में प्रेजेंट हो जाता है और वो आइस ड्रैगन को ग्रीट करते हुए बोलता है, सॉरी, अगर ये मेरे लिए नेसेसरी नहीं होता तो मैं इसे यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेके जाता, लेकिन मुझे पता है तुम अपनी बॉडी के अंदर एंशिएंट ड्रैगन की ब्लड लाइन को कैरी करते हो, तो तुम चाहो तो एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफर हो सकते हो। तो उसके लिए मैं तुम्हें मैच्योर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास दे सकता हूँ ताकि तुम्हारा बॉडी एक ह्यूमन फिगर में ट्रांसफर हो सके, वो भी ये सोल ओरिजिन फ्रूट के बदले। क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? ये सुनकर सामने से वो आइस ड्रैगन हाँ में अपने सर को हिलाती है तो शोयान वो ट्रांसमिशन ग्रास को उस आइस ड्रैगन को खिला देता है, जिसके चलते वो आइस ड्रैगन अब पानी के अंदर चला जाता है। अब शोयान सीधे के सीधे वो ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट के ट्री के पास प्रेजेंट हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बड़बड़ाने लगता है, टीचर, आप बहुत जल्द अपनी पीक स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हो। अब शोयान वो सोल ओरिजिन फ्रूट को वो पेड़ से तोड़कर अपनी स्पेस रिंग में रख देता है और इधर हमें दिखाया जाता है जियान अंगड़ाइयां लेते हुए जब उन माउंटेन के डीप फॉरेस्ट की तरफ चलने लगती है, उसके सामने कुछ गोल्डन कलर के लाइट उड़ते हुए आते हैं। अब जब जियान उनको टच करती है, उसको अपने एंशिएंट ड्रैगन बॉय क्लैन के बारे में कुछ फ्लैशबैक होते हैं, जिसके चलते वो अपनी जगह एकदम से थम जाती है और पीछे से सोयान जैसे ही अपने बाकी दोस्तों के पास आता है, लिटिल फेरी डॉक्टर उससे बोलने लगती है, ये फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पावरफुल बीस्ट का साउंड आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं, तो मुझे लगता है ये जगह बहुत जल्द लाइवली होने वाला है, तो इससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। इसी टाइम पर बियर हार्ट जैसे जियान को एक जगह चुपचाप खड़े हुए देखता है, वो उसके पास आकर उसे बोलता है, बॉस, क्या हुआ आपको? आप कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अब ये चीज को सुनने के बाद शोयान सीधे के सीधे जियान के पास जाता है और बोलता है, जियान, तुम्हें क्या हुआ? इसी टाइम पर जियान होश में आते हुए बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से थोड़ा दूर कोई मुझे बुला रहा है, जैसे मेरा ब्लड लाइन मुझे पुकार रहा है। अब इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का सीजन 5 का 135 एपिसोड। अगर आपको आगे के नोवेल पार्ट को जानना है तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो और मैं कैप्शन में मेरे सेकंड चैनल के लिंक और ये वाले एपिसोड के आगे का एपिसोड डाल दूंगी। तो चलिए बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।